नमस्कार, मैं हूं अनुराग सक्सेना और तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं जेएमडी न्यूज के खास कार्यक्रम में। जी हां, आज पर्यावरण दिवस है और आज इसी थीम पर हमारा भी खास कार्यक्रम है, काली हवा का कहर। जी हां, आपको बता दूं कि पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। लगातार देखा जाए जो हालात हैं पर्यावरण के, वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इधर कोरोना काल में जिस तरीके से हमने चीज़ों को रोका है, जिस तरीके से आवागमन रुका है, लोगों की गतिविधियां रुकी हैं, उसके बाद हमने देखा है कि प्रकृति ने किस तरीके से खुद को रिवाइव किया है। आज उन्हीं चीज़ों पे हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर किन चीज़ों की बदौलत हम पर्यावरण को दोबारा ठीक कर सकते हैं, अपने जनजीवन को बचा सकते हैं, अगर धरती की जो इकोसिस्टम है उसको सही कर सकते हैं। हमारे साथ चर्चा में जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ यहां पर गौरव वाजपेयी हैं, पर्यावरण सेवी हैं ये, और दूसरे में मेरे खास मेहमान हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जो कि पर्यावरणविद है। आप दोनों का ही हार्दिक स्वागत है सर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं सर कि पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, हर बार अलग अलग थीम होती है। ब्रजेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है मेरा जी। कि इस बार की जो थीम है वो है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की बहाली। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस बार की ये थीम क्यों है, इसका मतलब क्या है? जिस तरह से विकास हमने किया, पूरी धरती पर जिस तरह के विकास के मॉडल अपनाए गए, उन्होंने परिस्थिति के साथ संतुलन तोड़ दिया। एक जिसको कक्षा 10वीं में भी पढ़ाते थे, विज्ञान के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाया जाता है कि इकोसिस्टम सहजीवन के साथ चलता है। प्रकृति के साथ इंसान का रिश्ता, हवा के साथ इंसान का रिश्ता, सभी प्राणियों का रिश्ता, जंगल के लोगों के साथ रिश्ता, एक सहजीवन है। सब मिलाकर एक तंत्र बनाते हैं जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले जलचर, पृथ्वीचर, पानी के बाहर अंदर रहने वाले लोग, जंगलों में रहने वाले लोग, जंगलों में रहने वाले पशु पक्षी, ये सब मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें सब एक दूसरे के सहारे होते हैं। पौधे हमको ऑक्सीजन भी देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं। पौधों के कारण बारिश होती है, और बारिश जब होती है, पानी जब होता है, तो हम पौधे नए लगाते हैं, उनको सहेजते हैं। पौधों का जन्म होता है, मनुष्य पौधों को खाकर, उनके फल खाकर, उनकी फसल खाकर अपना जीवन यापन करता है। तो एक कुदरत का एक चक्र चल रहा है। उस चक्र को जब हम तोड़ते हैं, जब असंतुलन आता है, तो इसी को वैज्ञानिकों ने इको इम्बैलेंस कहा है कि जब पारिस्थितिकी तंत्र में एक असंतुलन आ जाए, और ये असंतुलन बहुत तेज़ी के साथ है। जंगलों में आग लग रही है, आप लगातार प्राकृतिक आपदाएं देख रहे हैं। अचानक से बादल फटते हैं, अचानक से पहाड़ों में भूस्खलन और हिमस्खलन शुरू हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी के साथ बढ़ी है, जंगलों की कटान तेज़ी के साथ बढ़ी है। मनुष्य ने जिस तरह से गैसों का इस्तेमाल शुरू कर दिया इंडस्ट्री के अंदर, उसने पृथ्वी का तापमान बढ़ा दिया। इस तापमान के कारण जो इको इम्बैलेंस आया है, जो पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ा है, इसको अब ठीक करना पड़ेगा। वरना पृथ्वी का जो तापमान है, हर साल कई डिग्री बढ़ने के आसार वैज्ञानिकों ने बताए हैं। जिनेवा में जो सम्मेलन हुआ था, क्लाइमेट सम्मेलन, उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने कहा भी कि हम भारत का तापमान सबसे ज़्यादा कम करने की कोशिश करेंगे। और ये तभी हो सकता है जब तापमान कम होगा, तो उसके लिए हमको इको सिस्टम को अपने रिहेबिलेट करना पड़ेगा, उसको रिजुनेट करना पड़ेगा, उसको पुनर्स्थापित करना गौरव पड़ेगा। जी, सीधा सवाल आपसे पूछ लेते हैं। जैसा ब्रजेंद्र जी ने कहा कि देखा जाए तो जो चीज़ें बिगड़ी हैं उनको दोबारा सही करने का जो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात हम लगातार कर रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली इस बार की थीम है। आपको नहीं लगता कि हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस खास दिन पूरे देश में नहीं, दुनिया में भी लोग लाखों करोड़ों अरबों पेड़ों को प्लांट करते हैं, यानी कि लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं? जी ऐसा हमारे देश में भी होता है जी कि बहुत सारे जो जनमान्यगण हैं, नेतागण हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से काम करते हैं और इस तरीके से वहाँ पर पर्यावरण को मनाने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, एक कहते हैं ना कि हलचल पैदा की जाती है समाज में कि हाँ, आज हम पर्यावरण को देख रेख की बात करेंगे, आज हम सिर्फ पर्यावरण की अच्छी अच्छी बातें करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि पर्यावरण दिवस मनाया, एक पौधा लगाया, उसके बाद फ़ोटो खिंचवाई,
सब कुछ कवरेज हो गई, मीडिया कवरेज हो गई, उसके बाद आप भूल गए आपने कौन सा पेड़ कहाँ पर लगाया। जी। क्या ये सिर्फ दिखावा जो है, जो चल रहा है, मानसिकता, क्या हम इससे उबर पाएंगे? क्या हम इसको इस तरीके से नहीं ले सकते कि वो हैं तो हम हैं? ये हमारी ज़िंदगी का एक कहते हैं जीवन का एक अहम हिस्सा है। हमें इनको सहेजना भी है, संवारना भी है, इनके रख रखाव भी करनी है, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सिंबॉलिक होते हैं, ये सारी चीज़ें जो आज हम लोग करते हैं। आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बना लिया, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस बना लिया। ये सिर्फ एक संदेश, ये एक साधारण सा संदेश देने की कोशिश करती है ये चीज़ कि भाई इसकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन हो क्या गया है, ये केवल उसी दिन सारे कार्यक्रम हो करके चीज़ें सीमित हो जाती हैं। बिल्कुल कुंभकर्ण की तरह है कि एक दिन जगा, खाया और फिर सो गया। तो इस तरीके से तो पर्यावरण में किसी तरीके का कोई बदलाव आने वाला नहीं है। अब आएगा कैसे? तो उसके लिए जिस तरीके से हमारे शरीर को 24 घंटा न्यूट्रिशन चाहिए होता है कि हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, हर सेकंड हमारे शरीर में सांस का प्रवाह बना रहता है। तो जब हमें किसी विषय पर अगर कंट्रीब्यूट करना है तो हमको सतत कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आज हमने एक थीम बनाई, आज के दिन हमने बहुत कुछ कर लिया। ये संदेश देने के लिए अच्छा है, लेकिन बदलाव लाने के लिए तो हमें 365 दिन प्रयास करने पड़ेंगे। कारण क्या है कि एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, सापेक्षता का सिद्धांत। हम प्रतिदिन पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीकों से। लेकिन जब हमें कंट्रीब्यूट करने की बात आती है तो वो हम साल में हर विषय पर एक दिन हमने निश्चित कर रखा है। अब आप खुद सोचिए कि 365 दिन हम उसको काट रहे हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है, और एक दिन हम पेड़ों को लगाने की बात कर रहे हैं। आप समझिए कि पूरे विश्व में 70,000 वर्ग किलोमीटर जंगल, जो परिपक्व जंगल है, वो काट दिया जाता है। और उसको काटने के बाद हम ये कहते हैं कि हमने एक पेड़ काटा था, हम 10 पेड़ लगाएंगे। अब उस पेड़ का साइज आप कैलकुलेट करिए, जो काटा गया था वो था 50 फीट का ऊंचा पेड़, और जो आप लगा रहे हो वो 2 फुट की टहनी लगा रहे हो। उसका भविष्य क्या होगा? गाय चढ़ जाएगी या कोई गाड़ी उसे रौंद जाएगी, या आप उसको मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये हमें चीज़ों को कैलकुलेट होकर के देखना पड़ेगा। हमारा 33% पर्यावरण वो जंगल का लक्ष्य है, हम आज भी उसमें 2-3% ऊपर हो पाए हैं। मुझे लगता है 20-21% के आसपास हम पहुंच पाए हैं। कानपुर जैसे शहरों की बात करें तो 2-2.5% पर टोटल हमारी हरियाली है। अब ऐसी स्थिति में हम पर्यावरण संरक्षण की बात किस मुंह से कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कोई प्लान मुझे नहीं लगता। कागजों पर योजना हो सकती है कि ये 3 घटा देंगे, 4 जोड़ देंगे और ऐसे चीज़ें हमारी ठीक हो जाएंगी, लेकिन चीज़ें करने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा एक ब्लूप्रिंट के साथ कि भैया हमारे गिद्ध इतने कम हुए, हमारे चीते इतने कम हुए, हमारी गौरैया 400-500 के झुंड में पाई जाती थी, मैना का ये झुंड होता था। हर चीज़, हमें जुगनू दिखाई नहीं देते, हमें भौरे दिखाई नहीं देते। जो मेढक हमारे घरों में हर बारिश में परेशान लोग हो जाते थे, वो मेढक पूरे मोहल्ले में आप देख लीजिए तो शायद 1-2 कोई फुदकते हुए गलती से दिख जाए, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये चीज़ों को पब्लिक को भी समझना पड़ेगा कि वो बड़ी बड़े डिस्कशंस का सुने, समझे, लेकिन वो डिस्कशंस को घर पे कितना इंप्लीमेंट कर सकता है ये देखे। क्या मेरे घर में एक बड़ा पेड़ लगाने की जगह है तो क्या मैं पेड़ लगाने की नीयत रखता हूँ? क्या मैं अपने घर में चिड़ियों को रोज़ दाना पानी रखता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि भैया गर्मी में वो पानी पी लें आकर के, दाना खा लें आकर के, ताकि उनको भटकना नहीं, क्योंकि खेत तो शहरों में बचे नहीं है। हम सोचते ही नहीं है इस विषय पे। हम तो 50 लाख के घर में रहते हैं, लेकिन अगर हमें अब चिड़िया पसंद है तो हम 4 वो तोते खरीद के ले आएंगे, उनको पिंजड़े में रख देंगे और फिर पब्लिक को बताएंगे देखो हमें तो ये पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं, इनको पाल लिया है, खाने को दे रहे हैं। क्या वो ब्रीड कर पा रहे हैं? वो ब्रीड नहीं कर पा रहे। वो प्रकृति के में सिर्फ तोते का काम पिंजड़े में रहना नहीं है, उसको बहुत सारे बीजों को इधर उधर फैलाना था, अपनी जैसी आबादी को बढ़ाने का कार्य करना, तब वो तंत्र चलता रहता ना। हमने तो उसको पिंजड़े में डालते ही ब्लॉक कर दिया, वहीं पर रोक दिया। क्या हम अपने घरों में चिड़ियों के छोटे घोंसले लगा पा रहे हैं? क्या अपने आप बर्ड्स आएँ, जिसको बनाना है वो वहाँ रहें आकर के, और रहने के बाद वो ब्रीड करें और अपनी संख्या बढ़ाएं? कानपुर में एक ये मुहिम शुरू हुई, उसका
बहुत सकारात्मक रिजल्ट दिखा। उससे भी पहले जो आपके नेशनल हाईवे हैं, इनडायरेक्टली आप देखिए, वो कोई उनका प्रकृति को फायदा पहुंचाना मकसद नहीं था, लेकिन उन्होंने उसमें छोटे छोटे छेद काट दिए थे कि पानी जो होगा वो निकलता रहेगा। लेकिन चिड़ियों ने वहां पर अपने घर बनाए और आज देखिए ऐसी हर जगह पर मैना की आबादी कितनी बढ़ गई। यानी जब हम उसे पनपने का मौका देंगे तब वो पनपेगी ना। अभी जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, कोरोना में प्रकृति ने अपने को बदला, लेकिन प्रकृति तो अपनी गति से चल ही रही थी, लेकिन हमारी जो समस्याएं जो हम प्रतिदिन प्रकृति को दे देते थे, प्रकृति 10 मान लीजिए 10 की यूनिट में रिवाइव कर रही है, हम उसे समस्या दे रहे हैं 100 की यूनिट में, तो 90% तो निगेटिव जा रहा है ना। सापेक्षता के हिसाब से देखें तो वो रिवाइव कर भी रही है, हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब हमारी गतिविधियां शून्य के आसपास पहुंची तब वो 10 हमें दिखने लगा। मतलब एक प्रकृति की एक लाइन थी, उसके लाइन के ऊपर हमारी लाइन चल रही थी, वो थी विनाश की लाइन। लेकिन गौरव जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, आप लगातार बात कर रहे हैं शहरों में जिस तरीके से पक्षियों की बात आपने की और बाकी जगहों की बात करी, अगर हम बात करें, अगर प्रकृति की बात करते हैं जी, तो सिर्फ प्रकृति में पेड़ पौधे नहीं आते हैं जी बिल्कुल, प्रकृति में नदियां भी आती हैं, बिल्कुल, समुद्र भी आते हैं, बिल्कुल, मतलब वो हर एक संसाधन प्रकृति से जुड़ा है। 5 तत्व जो होते हैं जी, वो पांचों तत्व कहीं ना कहीं आ जाते हैं। बिल्कुल। जो इम्बैलेंस बिगड़ा हुआ, जो एक तरह बैलेंस होता है ना, इम्बैलेंस हो गई है प्रकृति का। कभी भी बारिश होती है, कभी भी गर्मी होती है और कभी भी सर्दी पड़ सकती है। यानी देखा जाए, जो पहले एक ठंड हुआ करती थी जिसको हम लोग कहते थे कि हाँ ये सर्दी का मौसम है, उस सर्दी के मौसम में बाहर से पक्षी आया करते थे यहाँ पर। अब देखते हैं कि वो पक्षी आने बंद हो चुके हैं, सर्दियाँ उस हिसाब से नहीं पड़ रही, गर्मी उस हिसाब से नहीं पड़ रही। इसको नहीं लगता है आपको कि जिस तरीके से ये इम्बैलेंस हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो प्रकृति के खिलाफ जो हम विकास की बातें करते हैं, जो प्रगति की बातें करते हैं, वो प्रगति के चक्कर में हम प्रकृति को बिगाड़ रहे हैं। एक्चुअल में है क्या, जो ये प्रकृति के खिलाफ जो हमारा विकास है ना, ये प्रकृति के खिलाफ विकास क्या बोले, ये प्रकृति के खिलाफ हम युद्ध कर रहे हैं। विकास तो हमने किया था ना जब हम कुछ नहीं थे। ये प्रकृति आग का, ये पृथ्वी आग का गोला थी। 38 करोड़ साल पहले इसमें जंगल डेवलप हुए, छोटे छोटे एक कोश की जीव जंतुओं ने जन्म लेना शुरू किया, वो फिर चूहे तक पहुंचे, फिर बानर बने, फिर हम इंसान बने। तो क्या ये विकास नहीं था? हम ये क्यों मान लेते हैं कि जितना ये हम भौतिक डेवलपमेंट कर रहे हैं वही विकास है? अगर एक भूमि का एक टुकड़ा ले लीजिए, 1 बीघा का एक भूमि का टुकड़ा ले लीजिए, हम उसे प्रकृति के हवाले कर दें, आप देखिए प्रकृति अपने स्तर पर पूरा एक पारिस्थितिकी तंत्र उस 1 बीघे के टुकड़े पे जन्म देने की स्थिति में रहता है। लेकिन जब हम उस 1 बीघे के टुकड़े पर पूरा एक सीमेंट की चादर बिछा देते हैं तो प्रकृति का कार्य वहीं से रुक जाता है, क्योंकि हम उस चेन को काट देते हैं। अभी हम बात करें समुद्रों की, हम बात करें एक अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें। आप समझिए कि क्रूड ऑयल, पहला कुआं जो खोदा गया, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, फ्यूल सप्लाई के लिए, करीब 1850 के आसपास खोदा गया था। आज की डेट में प्रतिदिन 9 करोड़ बैरल फ्यूल जो है वो हम प्रकृति में जलाकर छोड़ देते हैं, अपनी ही सांसों में छोड़ते हैं। बैरल का मतलब यह है कि 9 करोड़ में आप 159 का और गुणा कर लीजिए, तब आएगा लीटर में। अब आप समझिए कि ये जब हम इतना ज़्यादा समस्या खुद ही दे रहे हैं, और वो हमारे अपने कहने के लिए, हमारे अपने विकास के लिए, तो हम कौन सा विकास कर रहे हैं? एक तरफ हम अपने आप को प्रदूषित हवा दे रहे हैं, एक तरफ हम लगातार अपने आप को प्रदूषित पानी दे रहे हैं। कानपुर की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में आप जाकर देख लीजिए, आर्सेनिक की मात्रा बहुत बढ़ गई है। ये प्रकृति ने तो नहीं दिया हमको, प्रकृति ने तो आर्सेनिक वहां पे नहीं डाला, ये हमने किया ना। और हमने अपने लालच को इतना बढ़ा लिया कि वो पहले भूगर्भ जल पे जो पहुंचा सो पहुंचा, तालाब हमने जमीनें कब्जाने के लिए खत्म कर दिए, नदियां सिकोड़ करके जो गंगा जी 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर के पार्ट में फैली हुई थी, आज वो गंगा जी को बंधे बना करके हमने निश्चित दे दिया है कि माता जी तुमको इतने में ही चलना है। और समुद्रों की स्थिति देख लीजिए तो डिस्कवरी चैनल और नेशनल जियोग्राफिक जैसे चैनल बात कर रहे हैं डेजर्टेड ओशन। डेजर्टेड ओशन यानी वो ओशन डेजर्ट हो गया है, मतलब उसमें बालू नहीं आ गई, लेकिन पानी के अलावा उसमें कुछ बचा ही नहीं है। ना वो काई बची है जिसे खा करके वो एल्गी और वो छोटे छोटे क्रिल होते थे जिनको खाकर मछलियां पनपती थी, मछलियों को व्हेल मछली खाती थी। तो जब आपने एक चीज को तोड़ा, वो पूरी की पूरी, जैसे आपने नीचे से आप 4 ईंटें किसी दीवार से निकाल लीजिए, तो उस पर डिपेंडेंट जितनी दीवार होगी वो ऑटोमेटिक
नीचे आ जाएगी। यही हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के साथ हुआ है। आप यकीन नहीं मानेंगे, सन 1800 में विश्व की आबादी कितनी थी? सिर्फ 100 करोड़। 6000 साल पहले विश्व की आबादी कितनी थी? सिर्फ 1 करोड़। 4000 बीसी में विश्व की आबादी कितनी थी? सिर्फ 2 करोड़। और 1800 में हम 100 करोड़ हुए, 1900 में आकर के हम करीब 200-250 करोड़ हुए। और महज इन 100 सालों में धरती पर इंसान का बोझ करीब 4 से 5 गुना बढ़ गया। तो इस बोझ को भोजन चाहिए तो हमने जंगल काट डाले। बिल्कुल बिल्कुल। हमें पानी चाहिए था तो हमने भूगर्भ जल जो 20-25 फीट पे था उसको हम 300 फीट तक ले गए। जी तो गौरव, ये बिल्कुल नहीं, समस्या बात है। आपने बिल्कुल सही कही है। अब्रिजेन जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक सवाल जो गौरव जी की बात से निकल कर आया वो है आबादी और जलवायु के बीच में जो द्वंद्व है वो एक सबसे बड़ी अहम एक भूमिका निकल कर आई है। क्योंकि अब्रिजेन जी, आप भी जानते होंगे, समझते भी होंगे क्योंकि आप पर्यावरणविद हैं, जिस तरीके से आबादी बढ़ती है कार्बन का उत्सर्जन भी उस हिसाब से होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्बन का उत्सर्जन है जलवायु में, ये जलवायु को प्रभावित कर रहा है, चाहे वो हमारे बचे हुए भोजन से निकलने वाला एक जो उत्सर्जन हो, या फिर जिस तरीके से हम कंक्रीट की इमारतों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें, या फिर ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनका इस्तेमाल की अगर हम बात करें। लगातार देखा जाए जो हमारे पास से वेस्ट निकल रहा है वो जो कार्बन है वो कहीं ना कहीं इस वातावरण को दूषित नहीं कर रहा है। नहीं, बिल्कुल दूषित कर रहा है। गौरव ने ठीक बात कही कि इस देश में, इस पृथ्वी पर आबादी बहुत बढ़ी है। आबादी को नियंत्रित करना चाहिए, ये हम सब चाहते हैं, और लेकिन कर नहीं पाते। कुछ देशों ने आबादी का एक तय कर दिया है कि इतने बच्चे पैदा करिए। हमारे यहाँ पॉलिटिकल दिक्कतें हैं। हमारे यहाँ राजनीति में जिस डेमोक्रेसी में हम हैं वहाँ वोट की कीमत है। तो राजनीति के लोग तो वोट की बात करते हैं। गांधी जी ने बात कही थी कि कुदरत के पास बहुत ताकत है, बहुत क्षमता है, मनुष्य की सारी ज़रूरतें पूरी कर सकती है, लालच नहीं पूरी कर सकती। असल बात यह है कि हमारी जो आबादी है उसमें लालच भी ज़्यादा बढ़ गया है। आबादी तो बढ़नी थी समय के साथ। हमने विकास का जो ढांचा तय किया, शहरीकरण जब हमने तेज़ी से किया, औद्योगिकीकरण हमने किया, तो उसके साथ अनुराग जी हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमको बैलेंस बना के चलना है। आप कानपुर जैसे बड़े शहर में हैं जो पोल्यूशन के नाम पर 10वें नंबर पर है। अगर केवल इसी कानपुर की बात करें तो सबसे पहले जब यहाँ नगर निगम बना 1978-77 के बाद, और प्राधिकरण बना, आवास विकास बने, तो इन सब की जिम्मेदारी थी कि ये टाउन प्लानिंग करें। हमारे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में ग्राम नियोजन की भी एक इकाई है सरकार के पास कि ग्राम गांव की प्लानिंग करें। हमको फूड प्लानिंग करनी थी, हमको ग्रीनरी की प्लानिंग करनी थी, हमको हमारे अंदर जो हम कूड़ा निकालते हैं उसकी प्लानिंग करनी थी, उसका ऑडिट करना था कि गांव में और शहर में हम कितना कूड़ा निकालते हैं, हम कितना कूड़ा कहाँ डिस्पोज करते हैं। इस कानपुर शहर में सबसे पहले एक पर्यावरण इंजीनियर की तैनाती की गई। उत्तर प्रदेश के 72-74 जिलों में एक इकलौता कानपुर था जहां सबसे पहले एक पर्यावरण इंजीनियर की तैनाती की गई। अब उसकी जिम्मेदारी क्या थी या पर्यावरण के लिहाज से हमको क्या करना था? जब डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जब प्लानिंग करते हैं तो हमको दंड की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज सड़क के हर जगह पर, हर किनारे, हर चौराहे, हर नहर और आबादी के कोने अतरे में आप जहां देखोगे कूड़ा जलाया जाता है। हम केवल कानपुर के फैक्ट्री वालों को दोष दे दें? फैक्ट्रियां तो पोल्यूशन निकाल ही रही हैं, उनकी निगरानी करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था, है अभी भी। हमारे पास नगर निगम की एक बड़ा तंत्र है, हम सब जगह कूड़ा जलाते हैं। वही मेयर, वही डीएम, वही प्रशासनिक अधिकारी, वही सारे लोग, एक तरफ हम जागरूकता का अभियान चलाते हैं। हमारे पास कानून है, उत्तर प्रदेश के पंचायती एक्ट में यह व्यवस्था है अनुराग जी कि अगर प्रधान को ये पता लगे कि कोई आदमी तालाब में गंदा पानी डाल रहा है, या कोई आदमी सड़क के किनारे या गांव के गली के किनारे कूड़ा फेंक रहा है, या कोई आदमी पेड़ काट रहा है, तो उसको दंड देने का अधिकार है, आर्थिक दंड देने का अधिकार है, उसके बाद मुकदमा चलाने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे कानपुर में आप देखो कि जो वन दरोगा है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, 2 तरह के डिपार्टमेंट उसके अंदर है। एक तो सोशल फॉरेस्ट्री है जो सिटी के अंदर काम करती है, सामाजिक वानिकी जिसको हम कहते हैं, और दूसरा जंगलों के लिए काम करती है ग्रामीण क्षेत्रों में और दूसरी जगहों पर। तो सोशल फॉरेस्ट्री का काम क्या है कानपुर सिटी के अंदर? हम 50 लाख की आबादी हैं, आप कालपी रोड को उठाकर देख लो, पुराने 50 साल पुराने जो पेड़ बचे हैं 10-20
जरीब चौकी से लेकर आप फजलगंज चौराहे तक जाइए, 20 पेड़ बचे हुए हैं। कितने सोशल फॉरेस्ट्री के लोगों ने शहर के अंदर पेड़ लगाए, सही बात है। और अगर नहीं लगाए तो संवैधानिक पदों पर कार्यपालिका के जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, हमने कब इनको प्रोसिक्यूट किया? पॉल्यूटर शुड बी पनिश्ड, नहीं बिल्कुल सही बात कही पॉल्यूटर ब्रिजेश जी। शुड बी पनिश्ड। नहीं, हमारे ब्रिजेश पास जी, कानून है। बिल्कुल, बिल्कुल, हम लालच के कारण, दौलत के कारण, रिश्वत के कारण इन सब चीजों से बचते हैं, नहीं, लेकिन और ब्रिजेश इसकी जी- लड़ाई नहीं शुरू हो पा रही। नहीं ब्रिजेश जी, लड़ाई तब शुरू होगी ना जब जो हमारे मातहत हैं, जो बड़े अधिकारी, आला अधिकारी हैं, अगर वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक पेड़ ना लगा के अपनी गाड़ियों को अपने बंगलों में छोड़ दें और साइकिल से सवारी करने लगें, तो दुनिया के सामने, लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो। अनुराग जी, इस देश में जी। इस तरह के दिखावे बहुत हुए। हम्म। मैं उन लोगों से माफी मांग रहा हूं जो हकीकत में कुछ काम करते हैं। बिल्कुल। कानपुर देहात में एक पुलिस कप्तान आया। जिस दिन वो तैनाती करने गया, अपनी ज्वाइनिंग करने गया, वो एक टेम्पो में बैठकर चला गया। अखबार ने लिखा कि बहुत अच्छा कप्तान आया, टेम्पो में बैठ के गया। दूसरे दिन क्या हुआ? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हरसे वाइस चांसलर थे, कुछ दिन तक साइकिल से चले। उसके बाद क्या हुआ? साइकिल से चलना, हम BS6 के जमाने में ना गौरव, हम BS6 के जमाने में हैं, जी। जब हमारी गाड़ियां कम पोल्यूशन दे रही हैं। हमारी टेक्नोलॉजी ये कह रही कि आप जो गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल कम होना चाहिए। इस कानपुर शहर में अगर मेट्रो आ जाएगी, जो 20 साल 25 साल लेट आ रही कानपुर में, मेट्रो आ जाएगी तो हमारा उत्सर्जन कार्बन का, वाहनों से प्रदूषण जो है वो कम होगा। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा प्रदूषण कूड़ा जलाने से होता है। आप जब कभी ऑडिट करोगे तो जो फैक्ट्रियां तो कानपुर की बंद होती जा रही हैं। एक तरफ फैक्ट्री के मालिक रो रहे हैं कि हमारे कारखाने बंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ हम संकट में हैं कि हमारे शहर का वायु प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ टेनरियां बंद कर दी जाती हैं, तब हम कहते हैं कि गंगा साफ हो गई। गंगा के अंदर नाले जाते ही क्यों हैं? पहला सवाल ये है। हम 5000 साल से जागरूक कर रहे हैं लोगों को, वेद के जमाने से जागरूक किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि गंगा में स्नान करने जब जाइए तो घर से स्नान करके जाइए। गंगा के अंदर तो हमें मूत्र विसर्जन के लिए दादी मना करती थी कि नहा कर जाइए गंगा का तो स्नान केवल पानी का आचमन करना होता था। लेकिन आज हम क्या करते हैं, पहले गंगा के अंदर या तालाब के अंदर या मोहल्ले में जो जलाशय बना हुआ है या कोई जगह है, वहाँ हम गंदा पानी इकट्ठा करते हैं। उसमें मच्छर पैदा होता है, लार्वा पैदा होता है। फिर जब मच्छर बड़ा हो जाता है तो एक तरफ हम घर में गुड नाइट की टिकिया लाते हैं, उसको जलाते हैं, और शहर में हजारों करोड़ रुपए की फॉगिंग का फ्रॉड होता है। हमारे लोग जागे हुए हैं, शहर का नागरिक जागा हुआ है। पॉल्यूट करना अब कानूनी तौर पे अपराध है। पुलिस के थाने में आप बताओ कि बीते 10 साल में कितनी FIR इन्वायरमेंटल कानून को तोड़ने के कारण दर्ज हुई। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये भी है ना ब्रिजेश जी, इन्वायरमेंटल कानून को तोड़ने की जो आप बात कर रहे हैं कि कानून पारित है, सजा है, इसमें सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब हमारी बेसिक शिक्षा में ही जब इन्वायरमेंट को सिर्फ एक सब्जेक्ट बना दिया जाता है, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो एक प्रैक्टिकल के तौर पे एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट बना दिया जाता है कि इन्वायरमेंटल का एक सब्जेक्ट है, आपको उसका एग्जाम देना है। तो आपको नहीं लगता है कि जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे युवा हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, जो शिक्षा ले रही है, आपको नहीं लगता कि स्कूल कॉलेजेस जो हैं सबसे ज़्यादा ये उन लोगों को तैयार करते हैं जो हमारे समाज में बदलाव लाते हैं? तो ऐसे में शिक्षा की नीतियों में जरूरत नहीं है क्या कि एनवायरमेंटल को सिर्फ एक सब्जेक्ट बना के नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली इसको रखा जाए? अनुराग जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। देश को इसकी जरूरत है। हमने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी से निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि जो बेसिक शिक्षा में हमको पढ़ाया जाता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, यही तो हम कहानियां सुनते हैं ना दादा नानी से। जी। आज की तारीख में आप कानपुर की पांडु नदी चले जाइए, आप एक मछली ढूंढ लीजिए। हमको किताब में तो पता है ना कि जल की रानी है, मछली जल के अंदर रहती है, लेकिन आप पूरी पांडु नदी 400 किलोमीटर की कन्नौज से लेकर जब फतेहपुर तक आती है, 350 किलोमीटर घूमती हुई, तो आप उसमें मछली नहीं पाओगे। आप पूरे कानपुर शहर में एक कछुआ तालाब लिए घूम रहे हैं, एक कछुआ तालाब है और उसमें कछुआ की गिनती कभी हुई नहीं। आपके पास विषय जो पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों को करना चाहिए था, अभी गवर्नर साहब ने कहा है कि अब आप पर्यावरण के इशूज को स्वीकार करो। विश्वविद्यालयों को उन्होंने कहा है कि आप गांव गोद लो, लोगों को बताओ, लेकिन ये जो बातें गवर्नर मैडम ने कही या मुख्यमंत्री कहते हैं या भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं,
इसके पहले जो हमारी पुरातन सभ्यता थी, जो अब संशोधित पाठ्यक्रम आ रहा है, हमको पर्यावरण की शिक्षा दी जाती थी, उसके प्रयोग किए जाते थे। कानपुर जैसी यूनिवर्सिटी में एनएसएस और एनसीसी की इकाइयां होती थी। बिल्कुल। पॉपुलेशन क्लब होते थे अनुराग, वो खत्म कर दिए गए। जी। जिसकी गौरव चिंता कर रहे थे कि तो इन डिग्री कॉलेज के भीतर पॉपुलेशन क्लब थे। ये 84-85 तक इस कानपुर शहर के जो लोग पढ़े हुए डिग्री कॉलेज से निकले हैं, पॉपुलेशन क्लब थे, उसमें नौजवानों की ड्यूटी लगती थी, नौजवान जाते थे गलियों में और मलिन बस्तियों में। फिर हम लोग एनएसएस में गए, एनसीसी वाले एनसीसी में गए, और डिग्री कॉलेज के अलावा इंटर कॉलेज और जो पब्लिक स्कूल आए हैं, अब ये लोग काम कर रहे हैं। अभी देखिए इलाहाबाद में और लखनऊ में और कानपुर में भी शायद इन लोगों ने शुरू किया है जो सैनिटरी नेपकिन है। ये नेपकिन भी ऐसे फेंक दिए जाते थे, अब बच्चों ने उसका मॉडल डेवलप किया है कि कैसे उसको हम रीयूज करेंगे या कैसे हम उसको खत्म करेंगे, कैसे उसको हम डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो ये काम शुरू हुआ। लेकिन अभी जो व्यवहारिक दिक्कत है वो ये दिक्कत है कि हम कोर्स और प्रैक्टिकल में पीछे हैं। प्रैक्टिकल हम नहीं कर पाते, क्यों? लालच है। अच्छा गौरव, जब बात हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल की, जिस तरीके से ब्रजेन जी ने कहा कि पहले हम लोग पिछले ज़मानों में एनएसएस वगैरह के थ्रू लोग प्रैक्टिकली सीखते थे, चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते थे। अगर हम कृषि क्षेत्र की अगर बात करें, क्योंकि पर्यावरण की जब बात होती है तो कृषि संसाधनों की बात होती है, कृषि की बात, क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के क्षेत्र में भी कई ऐसे उपज हैं जो कहीं ना कहीं कार्बन उत्सर्जन का और ज़मीन को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन गरीब किसान करे तो करे क्या? क्योंकि अगर हम बात करें चावल की, तो चावल जो है एक ऐसी खेती है जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है ज़मीन को। अब उसमें क्या आधुनिकता लाई जा सकती है, या देखा जाए तो अभी कुछ वैज्ञानिक रिसर्च उस पर चल रही है कि ऐसी कोई उपज चावल की नहीं लाई जाए, स्मार्ट चावल जिसको कहा जाए, जो ज़मीन को नुकसान ना पहुंचाए। आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ स्टडी होनी चाहिए? क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें कहा जा रहा है कि एविएशन इंडस्ट्री और चावल के उत्पादन से जो कार्बन का उत्सर्जन होता है वो लगभग बराबर है। मतलब आप ये सोचिए कि चावल के उत्पादन में जो कार्बन का उत्सर्जन है वो पानी, जो चावल में पानी भरे होते खेत होते हैं, आप भी जानते हैं, जब पानी भरा होता है उसमें ही चावल की फसल होती है। ऐसे में पानी जो है वो मिट्टी तक ऑक्सीजन जाने से रोक देता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये कि जगह जगह जो ज़मीनों में हम लोग खेती पहले तालाबों से, नदियों से कर लेते थे, नहरों से कर लेते थे, अब देखा जाता है जैसे हमारे आसपास सबमर्सिबल पंप लग जाते हैं, उसी तरह गाँवों में भी हमने देखा है कि मोटर पंप लगा के पानी ज़मीन से खींच के सिंचाई की जाती है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके से देखा जाए तो हम ज़मीन को खोखला तो कर ही रहे हैं, देखा जाए उसको पूरी तरह से निचोड़ भी रहे हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले तो मैं आपको एक ये चीज़ बोलूँ, जो नई नई रिसर्च होती हैं कि चावल पे नए रिसर्च होगी, फलों सब्जियों पे रिसर्च होगी, ये पानी कम पिए, ये मोटा हो जाए, वो छोटा हो जाए, इस टाइप की जो करते, मैं प्रकृति में जो चीज़ नेचुरल रूप से जैसी विद्यमान है, मैं हमेशा इस बात का पैरोकार हूं कि उसमें अननेसेसरी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम सब कुछ करके देख चुके हैं, हम गायों और भैंसियों को इंजेक्शन लगाकर ऑक्सीटोसिन के देख चुके हैं, और उसका कुल मिलाकर नुकसान हम ही नहीं भुगता है। हम आज जो टमाटर खाते हैं उसमें हमें स्वाद नहीं आता है, और बचपन में हम टमाटर चुराते थे क्योंकि उसमें एक अजीब तरीके का स्वाद होता था। आज वो टमाटर का छिलका आपके गले में हर जगह फंस जाता है, तो हम उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। दूसरी बात, फिर वही बात है रिलेटिविटी की, कि हम भूमि से तो जल ले रहे हैं। देखिए पहले मोटर नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इतने बड़े बड़े जीव जंतु, डायनासोर हुए, हाथी हुए, ये सब कोई 2 दिन में तो डेवलप नहीं हो गए, लाखों सालों में डेवलप हुए। तो इन्होंने क्या सबमर्सिबल लगाए हुए थे क्या? नहीं। प्रकृति जो पानी की बारिश करती थी, वो जो प्राकृतिक गड्ढे थे उनमें भर जाते थे, नदियों में बहता था, वही पानी वो लोग पीते थे। हमने क्या किया, हमने जो कुदरत हमको अमृत हर साल देती है, हम तो उसे सीमेंट के ऊपर से नालियों तक बह जाने देते हैं, और नालियों से वो नालों में, और नालों से सीधे गंगा जी में चला जाता है। तो प्रकृति की जो भूमि है वो प्यासी रह जाती है। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दर्शक चाहें अनुराग जी कर सकते हैं। एक गमला उनके घर में जरूर लगा होगा, एक पेड़ पौधा जरूर लगा होगा, वो उस गमले में देखें कि इस इस गमले की, जो उसमें मैक्सिमम 5 से 6 किलो मिट्टी होगी, कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकती है। तो देखेंगे 2-3 मग्गे पानी अगर वो डाल देंगे, यानी 3 से 4-5 लीटर तक पानी डाल देंगे, तो वो
पानी अंदर चला जाता है और उसके बाद ओवरफ्लो करना शुरू करता है। यानी जब जमीन कच्ची थी तो जितना पानी बरसता था वो एक निश्चित स्ट्रेटा मेंटेन करने के बाद पानी छोड़ता था, जो ऊपर फ्लो करता था, जो नदियों इत्यादि में जाता था। आज की डेट में आप कानपुर का एक जियोग्राफिक मैप देख लीजिए। मैं कानपुर की बात इसलिए कर रहा हूं बार बार, या किसी भी बड़े शहर का आप एक जियोग्राफिक मैप देख लीजिए, आपको एक सफेद पैच नजर आएगा। वो सफेद पैच है तारकोल से बनी सड़कों का और हमारे मकानों के स्ट्रक्चर में मौजूद सीमेंट का। इन दोनों जगहों पर, और ये पूरी तरह से बिल्कुल डेंस है, बीच बीच में कहीं पर आपके कुछ पार्क आ जाते हैं, वो कितना सोख लेंगे। आपने पूरे मिट्टी पर तो वो कर दिया है, क्या कहते हैं, सीमेंट और ये तारकोल बिछा दिया है, पानी रुक ही नहीं रहा। जो पानी आज से 30 साल पहले कानपुर के किसी भी जगह पर 20 से 25 फीट पे था, आज आम तौर पे 200-250 फीट पर वो पहुंच गया। यानी हमने बैंक से पैसा निकाला तो, लेकिन हमने जमा कुछ किया ही नहीं। कुदरत तो हमें हर साल पानी दे रही है, लेकिन हम पानी को स्टोर करना नहीं चाहते। अब सरकार ने कहा कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट लगाएंगे, तो वो पहले अपने संस्थानों में ही ईमानदारी से पूरी तरह से लगा लें और एक्टिव हो जाए, तब तो पब्लिक को आप मोटिवेट करोगे कि भैया तुम भी लगाओ। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। दूसरी बात, खेतों की आपने बात कही, खेतों में हमने ट्यूबवेल लगा दिए, क्योंकि आपने पहले बिल्कुल सही कहा, हर खेत या 2-4-6 खेतों के बीच में खेत वालों का ही एक तालाब होता था। वो खेत इस तरीके के बने होते थे कि जो भी एक्सेस वाटर होता था वो तालाबों में भर जाता था। और बाद में चूंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, संसाधनों की भी कमी थी, तो उसी कुएं से और तालाबों से वो खेती होती थी। आज की डेट में, अभी मैं कल ही जालौन गया था, तो वहाँ पे बड़े बड़े चक हैं, मतलब 15 बीघा 20 बीघा इस तरीके के बड़े बड़े चक हैं, लेकिन किसी ने 100 गज का एक गड्ढा तक, मतलब 20-25 बीघे के चकों में किसी ने 100 गज का एक गड्ढा तक नहीं छोड़ा है कि जो भी एक्सेस पानी हो इस गड्ढे में आ जाए ताकि लेवल मेंटेन हो जाए। और गौरव, सबसे बड़ी बात ये भी कहूंगा, जिस तरह से आपने कहा ना कि आपने देखा कि कितने बड़े एक दायरे में गड्ढे तक नहीं छोड़े जी। मैं भी आपको बताऊंगा कि मैंने भी नौ वगैरह के जितने भी गांव हैं वहाँ का कभी कभी मैं भी जाता हूँ, तो मैं भी देखता हूँ कि जहाँ पर पहले तालाब हुआ करते थे, 8-10 खेतों के बीच में बहुत बड़ा एक नहर या तालाब जाती थी, लोगों ने अपने खेतों को दायरे को बढ़ाने के लिए उस पर मिट्टी डाल के उसको पाट दिया। यानी कि जहाँ पे नेचुरली मछलियाँ होती थी, नेचुरली केचुए जो कहते थे, मिट्टी को कहीं ना कहीं शोधन थोड़ा सा करते थे ताकि उपज जो है वो उठते आराम से अच्छी सी हो जाती थी, तो कहीं ना कहीं वो जो नेचुरल एक प्राकृतिक जरिया था उसको समाप्त कर दिया गया। वो जो वो तंत्र था, देखिए हमने तंत्र को खुद तोड़ा है, कहीं किसी ने नहीं तोड़ा। हमें फ्री में पानी मिलता था, हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हमें जमीन में कब्जा करके उस पर मिट्टी डाल के थोड़ी एक्स्ट्रा फसल चाहिए थी। उस एक्स्ट्रा फसल को लेने के चक्कर में हमने अपने पानी और बिजली का खर्चा बढ़ा लिया। जो केंचुए कुदरत ने हमें फ्री में दिए हुए थे, हमने उनको मार करके हमने जानवरों को, आप तो आज की डेट में जानवर रखने का भी कल्चर खत्म होता जा रहा है। तो आप देखिए, जो हमें नेचुरल खाद मिल जाती थी, हमने उस खाद को भी छोड़ा, तो हमें ये सारे रासायनिक उर्वरक खाने पड़ रहे हैं, आज की डेट में डालने पड़ रहे हैं। हमने अपनी कॉस्ट बढ़ाई। तो जब हम अपनी लगातार कॉस्ट बढ़ाते जा रहे हैं, और दुर्भाग्य है कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनका मूल्य एक हद तक ही बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो बहुत गरीब तबका है अगर उसको खाने को भी नहीं मिलेगा तो उसमें भी सरकार को और समाज को समस्या होगी। तो वो उन्हें बैलेंस करके रखना है। तो कुल मिलाकर के हमने जो नेचुरल व्यवस्था थी उसको तोड़ करके अपने लिए खुद समस्याएं मोल ले ली। अच्छा चलिए, अब देखिए, जितनी बातें थी पर्यावरण को लेकर हमने वो कर ली, समस्याएं क्या है वो भी जान लिया, तंत्र कहाँ पे, प्रशासन और तंत्र कहाँ पे विफल हो रहा है वो भी समझ लिया, उनके पीछे पर्यावरण जो जिस तरह बिगड़ा हुआ है हालात हैं उसके पीछे कारण भी हम हैं, ये भी हमने जान लिया। अब बात अगर कर लेते हैं सॉल्यूशंस की, तो ये दिखावा करने की बजाय सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो कम शब्दों में बहुत जल्द बताइए, क्योंकि कार्यक्रम जो है वो एंडिंग की तरफ है। तो सॉल्यूशन की बात अगर करें, ब्रजेन जी, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, वो भी सही समय पे? देखिए अनुराग जी, 2-3 बातें हैं जी। एक तो हमको अपने मन का प्रदूषण दूर करना पड़ेगा, मन का जो लालच है बिल्कुल वो हटाना पड़ेगा। तीसरी बात है कि हमको जो भारतीय पद्धति मिली थी, जो भारतीय सांस्कृतिक तौर तरीका था हमारा जिंदा रहने का, आर्ट ऑफ लिविंग जो थी, वो अगर हम पुरातन तरीके से करेंगे, तालाब, बारिश, कुदरत का सम्मान करके अगर हम जिएंगे, पानी का सम्मान करेंगे, इकोसिस्टम को हम बैलेंस रखेंगे, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, हम कैसे करें, आज हम चर्चा कर रहे हैं और कल सुबह से कोई काम शुरू हो। इसके लिए जो देश की कार्यपालिका है, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है,
एक दिन आप किसी प्राइवेट मॉल के अंदर चले जाइए, आप कहीं भी स्पिट नहीं कर सकते हैं, कहीं भी दर दर नहीं थूक सकते, तुरंत जुर्माना लग जाएगा। आप दूसरे शहरों में जाते हैं, बड़े नियम कायदे कानून चलाते हैं। आप इसी कोरोना काल में देख लीजिए, हर दिन 50,000 लोगों के चालान उत्तर प्रदेश के अंदर हुए। तब पुलिस डंडा लेकर आपको बैठालती है, तब आप हेलमेट पहनते हैं और मास्क पहनते हैं। हमको थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर डंडा लेकर हमको मास्क पहनाया जा सकता है तो अनुराग जी, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ सबसे, पूरे शहर से, कि हम जब तक जो हमारे पास दंडात्मक विधियाँ हैं, हमने जागरूकता के अभियान बहुत चला लिए, हमको अब दंडात्मक कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी। पॉल्यूटर को हम जब तक पनिश नहीं करेंगे तब तक काम चलेगा नहीं। अभी हमारे साथी गौरव ने बताया कि अब वो लोग अपना पानी अलग कर रहे हैं, खेती वैसी कर रहे हैं। अब आप देखो, जो मैक्सिमम जो लोग आबादी है वो वही पेस्टिसाइड वाला खाना खा रही है, और जो शोषक थे, जो पॉल्यूटर हैं, उन लोगों ने अपने लिए जैविक ऑर्गेनिक खेती अपने लिए कब्जे में कर ली। 100-100 बीघे, 1000-1000 बीघे अब वो ऑर्गेनिक मिल्क, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं। क्या भारत की सरकार जो राशन कार्ड से खाना बांटती है उसमें 1 किलो ऑर्गेनिक सामान देने की पोजीशन में है? आज नहीं है। देश के कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, जो प्रकृति के शोषक हैं, वो लोग अपने लिए जैविक खाद्यान्न की व्यवस्था कर रहे हैं गौरव। बिल्कुल सच। और बाकी पूरी दुनिया के और तमाम गरीब लोगों को, जैसे भारत गरीब देश हो जाता है और शहर के अंदर गरीब आ जाएंगे, इस आप कानपुर शहर के 10-20-50 धन्ना सेठों को छोड़ दीजिए, तो जो गरीब हैं, मध्यम हैं, और खासकर जो कमजोर तबका है, उसकी सेहत के साथ हम खेल रहे हैं। और इसी सेहत, और जब तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं शुरू होगी तब तक ये तबका मरता रहेगा, धीरे धीरे घुट घुट कर मरता रहेगा। कानपुर शहर के अंदर से एक नदी निकली, पांडु नदी, उसके किनारे की सब्जियां हम नहीं खा पाते हैं। कानपुर शहर के अंदर से गंगा कैनाल निकली हुई है, उसके किनारे कूड़ा जमा हुआ है, ढेर जमा हुआ है, और कम से कम 25 किलोमीटर शहर के अंदर से जाती है। उसके किनारे गरीब लोग रहते हैं, वहीं पर पखाना करते हैं और उसी का पानी पीते हैं। ये पोजीशन हम हकीकत जमीन की है, और कि कागज पर मौसम बड़ा गुलाबी है। तो इस कागज के मौसम को दंडात्मक कार्रवाई अगर नहीं हम शुरू करेंगे, और हमारे संविधान में कानून है, हमको सामाजिक दंड भी देना है और हमको कानूनी व्यवस्था के तहत भी दंड देना है। दंडात्मक कार्रवाई के बाद जैसे एक विद्यार्थी को टीचर दंड देता है, वैसा वाला प्रेम वाला दंड, सुधारने के लिए, जेल भेजने के लिए नहीं। पोल्यूशन के जितने वो बने हुए हैं, एनवायरमेंटल एक्ट बने हुए हैं, हाईकोर्ट ने दंडित करना शुरू किया, अफसरों पर जुर्माना लगाना शुरू किया, एनजीटी बन गई। और जब तक ये कानून नहीं लागू किया जाएगा, जब ये शुरू हो जाएगा, तो पब्लिक अपने आप साथ खड़ी होगी। पांडु नदी को हमारे साथ मिलकर लोगों ने कानपुर में पनकी पावर हाउस का राख जनता ने ही ठीक कराई, उसमें सरकार आगे नहीं आई थी, इसी कानपुर शहर के लोगों ने ठीक किया। तो दंडात्मक कार्रवाई शुरू हो, जागरूकता का कार्यक्रम आप, गौरव, हम और शहर के तमाम सारे लोग चला रहे हैं, और मेरी बधाई उनको कि वो और चलाएं। लेकिन दंडात्मक कार्रवाई के बिना अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। अच्छा गौरव, दंडात्मक कार्रवाई की बात कर दी, लेकिन जहां तक दंडात्मक कार्रवाई की बात ब्रजेश जी आप कर रहे हैं, दंडात्मक कार्रवाई आखिरकार किसके ऊपर जाए? क्योंकि सरकार खुद इस तरह से जंगलों को नुकसान पहुंचाना चाह रही, क्योंकि मामला हमने मध्य प्रदेश के छतरपुर का देखा ही है। वहां पर बकसवा के जो जंगल है, जहाँ 381 हेक्टेयर का एक जंगल को सिर्फ महज कुछ चंद हीरे के टुकड़ों के लिए नष्ट किया जा रहा है। अनुराग, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। बक्सवा के जंगल की बात आपने कही, पहली बात मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यह कहा है कि जो प्रकृति का संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसका न जनता मालिक है न सरकार। ये एक साझी संपदा है, कॉमन प्रॉपर्टी। कोई भी सरकार कॉमन प्रॉपर्टी पर मनमाना फैसला नहीं कर सकती। इसके पहले जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने कुछ नदियां ठेके पर उठा दी थी मिनरल वाटर के लिए। हमको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, हम लड़े। बक्सुआ का जंगल जो की सरकार हीरा व्यापारियों को या किन्हीं को देना चाहती है अवैध खनन के लिए, तो मैं और पूरे देश के लोगों को, गौरव जैसे साथियों को और आप सबको ये आवाज़ उठानी चाहिए कि जब तक सीएजी से नेचुरल संसाधनों का ऑडिट न करा लिया जाए, तब तक जंगल काटने की अनुमति स्टेट की गवर्नमेंट के पास नहीं होगी। और स्टेट की गवर्नमेंट अगर मनमानी हरकतें करेगी तो 2 लोग दंड देंगे। एक, जनता दंड देगी, मुख्यमंत्री बदल जाएगा, सरकार बदल जाएगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट, भारत का संविधान उसको दंड देगा कि कॉमन प्रॉपर्टी है तो बिना हमसे, बिना ब्रजेश सिंह से पूछे, बिना गौरव वाजपेयी से पूछे, बिना जनता की राय जाने
आप जंगल काटने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो पाला जो है अभी वो केंद्र सरकार के पास है। गौरव, जल्दी से आपसे पूछना चाहूंगा चंद शब्दों में, क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल समाप्ति की ओर है, कि जो ये माहौल बिगड़ा हुआ है इसमें जिस तरीके से पशु पक्षी भी कहीं ना कहीं अब नदारद हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, ऐसे में किस तरीके से रिवाइव किया जाए और कितनी जल्दी किया जाए? अगर तरीके देखे जाएं तो हमको इनके लिए नेस्टिंग साइट्स या प्रजनन स्थलों का निर्माण करने पड़ेंगे, जहां पर ऐसे सारे संसाधन मौजूद हों जहां पर इनकी आबादी बढ़ सके। उदाहरण के तौर पे मैं बोलूँगा, कानपुर से तितलियां बिल्कुल विलुप्त हो चुकी थीं, यदा कदा कुछ हरे क्षेत्रों में दिख जाती थीं। कानपुर चिड़ियाघर ने एक तितली पार्क का निर्माण किया, और जब आप उस तितली पार्क के अंदर जाते हैं तो आपको लगता है आप किसी दुनिया के अलग देश में हैं, जहां तितलियां इतनी ज़्यादा मात्रा में, जबकि वो एक छोटा सा एरिया है। मुझे लगता है कि वो 2-3 हज़ार फुट या में भी 5-10 हज़ार फुट में ही फैला होगा, लेकिन जो तितलियों को भोजन चाहिए था वहाँ पर उसको उस तरीके का पूरा सिस्टम डेवलप कर दिया गया, और तितलियों ने वहाँ ब्रीड करना शुरू कर दिया। यही बात मैंने बोला था कि मैना कैसे बढ़ी। हम लोगों ने गौरैया बचाओ अभियान चलाया, गौरैया बढ़ी। जहाँ पर 2-4 गौरैया नहीं थी, आज वहाँ 100-100 गौरैया हो गई, क्योंकि उनको वो चीज़ें मिली। तो सरकार को भी ये जो भी हमारे जानवर विलुप्त हुए हैं, हमारे कानपुर में 400 पार्क हैं, हर शहर में किसी में 400 पार्क है, किसी में 500 पार्क हैं। आप 500 मेढक पार्क 5 मेढक पार्क बना दीजिए, 5 जुगनू पार्क बना दीजिए, 3 तितली पार्क बना दीजिए। इस तरीके से आपको आरक्षित करनी पड़ेगी। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम पार्कों में जो 100% कच्चा था, वहाँ पर अब हम वहाँ पे वो चलने के लिए पत्थर बिछा रहे हैं, फिर वहाँ पर एक टंकी रख जाती है, फिर कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है, वो कुल मिलाकर के एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल होता है। तो हम उसको रहने नहीं देना चाहते। तो हमें अपनी मानसिकता नगर निगम के स्तर पे, संस्थाओं के स्तर पे, और राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के स्तर पे ये कानून होना चाहिए कि जितने भी पार्क हैं उसमें से 25% को विभिन्न विभिन्न जंतुओं के लिए या मिक्स के लिए आरक्षित कर दिया जाना चाहिए। और जो जंगल, जैसी अभी आपने बात करी कि वो जंगल कटने जा रहा है, हम और आप चले जाएंगे, हीरा व्यापारी भी चले जाएंगे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब चले जाएंगे, हमारा अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अगर जंगल रहेगा तो मानव का अस्तित्व रहेगा, मानव मतलब मानव प्रजाति का। और अगर जंगल नहीं रहेगा तो पिछले 150 साल का विकास का पैमाना उठाकर देख लीजिए, प्रदूषण बढ़ा है, हमारी हेल्थ गिरी है, हमारा हृदय कमजोर हुआ, हमारी आंखें कमजोर हुई, हमारे फेफड़े कमजोर हुए, हमारी किडनी कमजोर हुई, हम कमजोर हुए, हमारा खान पान प्रदूषित हुआ। और अगले 50 साल में वो स्थिति आ जाएगी जो किसी भी कीमत पे चेंज नहीं करी जा सकेगी। इसलिए हमें आज से ही सुधरना पड़ेगा। और मां प्रकृति ने कोरोना को माध्यम बना करके ऐसा एक संदेश दे दिया है कि आप अपनी गतिविधियों पे थोड़ा लगाम लगाइए, मैं बाकी चीजें जो आपने गड्ढे बनाए मैं भर दूंगी। बिल्कुल गौरव, कहीं ना कहीं देखा जाए जो हमारा हस्तक्षेप है वो बंद होना चाहिए, और साथ ही साथ जो ये फूल पौधे पेड़ हैं इनको सिर्फ सजावटी सामान के तौर पर घरों में लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनको भी मुक्त करके, उन्मुक्त करके इनको जंगलों का विकास करना चाहिए, ताकि पेड़ पौधों के साथ साथ जो पशु पक्षी हैं वो भी खुली हवा में सांस लगे। तो और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी सांस के लिए भी ये पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी हैं। फिलहाल गौरव बछवी आपका, ब्रजेंद्र सिंह जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, हमारी ये खास पेशकश थी पर्यावरण दिवस पर, जहाँ पर हम बात कर रहे थे काली हवा के कहर की, और हमारे साथ 2 खास मेहमान यहाँ पर जुड़ा, जहाँ पर हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार पर्यावरण जो है वो किस प्रकार से दूषित हो रहा है, और किन चीज़ों को अगर हम अपना लें तो कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो जेएमडी न्यूज़ परिवार भी और मैं भी, हम सभी लोग आपसे ये अनुरोध करेंगे कि पर्यावरण को बचाने के लिए एकजुट हो जाएं, जागरूक हों, और जीव जंतुओं के साथ साथ पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि आपके आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इस पर ही निर्भर है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जेएमडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।